कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका चौथा चैप्टर है व्यवस्था तंत्र। तो आज का टॉपिक है विकेंद्रीकरण। यहाँ पे आपको दो प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, दो अर्थ बताए गए हैं। पहला है कि कितनी व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं और उच्च स्तर द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। कि कुछ इकाई या कंपनी इस प्रकार की होती है कि जहाँ पर जो भी निर्णय वगैरह लिए जाते हैं वो उच्च स्तर पे लिए जाते हैं, यानी कि जो मैनेजर वगैरह होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सिर्फ वही निर्णय लेते हैं और उनके ही द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाएं रहती है। और दूसरा कि कितनी व्यावसायिक इकाइयाँ इस प्रकार की होती है जो कुछ निर्णय लेने का अधिकार कर्मचारियों को भी देती है, कि कुछ अधिकार उनके पास भी होते हैं निर्णय लेने के। तो यहाँ पे जो पहले प्रकार हमने देखा वो एक ही व्यक्ति के पास या एक या दो व्यक्तियों के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। और जो दूसरा था उसमें प्रत्येक स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी काबिलियत के अनुसार, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं कि प्रत्येक स्तर पर अधिकारों को देना, निर्णय लेने के अधिकारों को उनको सौंपना। विचार दिया हुआ है कि विकेंद्रीकरण का विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। विकेंद्रीकरण इकाई में विकेंद्रीकरण लागू करना है कि नहीं, ये संचालकों पर होता है कि संचालक इकाई के आधार पर जो भी सत्ता है उसे केंद्रीकरण करना है या विकेंद्रीकरण करना है, इसका निर्णय वो स्वयं लेते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे कद की इकाइयाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए तो वो विचार सफल होता है, और जहाँ पर बड़े कद की इकाइयाँ होती हैं वहाँ पर विकेंद्रीकरण अपनाया जाए तो वो अधिक सफल होती हैं। अर्थ दिया है विकेंद्रीकरण का कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्न को विकेंद्रीकरण कहते हैं। कि जो अधिकार है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर पर सौंपा जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने व्याख्या दी है विकेंद्रीकरण की कि अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। अधीनस्थ यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको अधिकार सौंपा जाता है, कार्य विभाजन किया जाता है कि ये कर्मचारी इस प्रकार के कार्य करेगा, निर्णय प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल किया जाता है, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार उन्हें दिया जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया अर्थात विकेंद्रीकरण। ऐसे प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करना है उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देने को विकेंद्रीकरण कहते हैं। कि जो भी स्तर है उस पे जो भी कर्मचारी काम करता है और उस स्तर पर जितने भी निर्णय लेने हैं वो स्वयं लेता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। महत्व दिया है तो संचालन की सफलता का आधार ज़्यादातर अधिकार और दायित्व के योग्य विभाजन पर होता है। संचालन कब सफल होगा? जब जो अधिकार और दायित्व है उसका योग्य विभाजन किया गया होगा, व्यक्तियों की उनकी क्षमता के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, उनकी कुशलता के अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे जाएंगे तो संचालन अधिक सफल होगा। केंद्रीकरण में क्या मर्यादाएं थी? तो आत्मकेंद्रित था, यानी कि जो संचालक थे वो सिर्फ अपना ही निर्णय लेते थे, अवैज्ञानिक निर्णय है, असहयोग है, विशिष्टीकरण का अभाव और अधिक कार्यभार जैसी हानियाँ होती थी उसमें केंद्रीकरण व्यवस्था तंत्र में। कि जो भी निर्णय हैं, जितने भी विभाग हैं, सब सारे विभागों का निर्णय एक ही व्यक्ति लेता था, जिससे सभी विभागों का काम शायद उसे न भी आता हो तो अयोग्य निर्णय हो सकता है। वो जो निर्णय ले उसमें कर्मचारी संतुष्ट न हो तो असहयोग होता है। तो ये सारी हानियाँ केंद्रीकरण की थी। तो उसके स्थान पर विकेंद्रीकरण को रखा गया है या अपनाया गया है
जिसमें विविध प्रकार के लाभ या महत्व देखने को मिलते हैं। पहला है त्वरित निर्णय। तो त्वरित निर्णय में जो विकेंद्रीकरण है वो जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े व्यक्ति हैं वो उस कार्य या प्रवृत्ति का निर्णय ले सकते हैं और निर्णय लेकर के तुरंत उस पर अमल किया जा सकता है, जिससे इंतज़ार वगैरह नहीं करना पड़ता है, विलंब नहीं होता है, तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा, उच्च स्तर के कार्यभार में कमी। जो उच्च स्तर है वो अधिकार और दायित्व निम्न स्तर पर सौंप देते हैं, तो उनके पास नीति विषयक निर्णय लेने का टाइम बचता है। किस प्रकार अपनी इकाई को या कंपनी को आगे ले जाना है, उसका किस प्रकार से विस्तार करना है, बढ़ाना है, उसके बारे में वो सोच सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो अधिकार और दायित्व हैं वो अपने अधीनस्थों या फिर कर्मचारियों को सौंप देते हैं। अभिप्रेरणा में वृद्धि। तो जो विकेंद्रीकरण में कर्मचारी के आत्मगौरव और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। उच्च स्तर द्वारा मध्य स्तर और निम्न स्तर के कर्मचारियों को जिस किसी भी कार्य संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई हो, उनके द्वारा लिए गए निर्णय सफल होने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि उच्च स्तर से निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको किसी विषय का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया हो और उन्होंने एक विकट परिस्थिति में निर्णय लिया हो और वो निर्णय सही साबित होता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैंने ये निर्णय लिया और वो इकाई के लिए अच्छा साबित हुआ है, सफल हुआ है, तो जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति आगे कभी भविष्य में आती है तो वो उसका सामना कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद है संचालकीय प्रतिभा का विकास। तो विकेंद्रीकरण में जो मध्य स्तर और निम्न स्तर होता है उस पर विविध प्रकार के अंकुश रखे जाते हैं, काम करवाए जाते हैं, तो इससे जो संचालक हैं उनके पास अपना उचित निर्णय लेने का अधिकार उनको दिया जाता है, जिससे वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं। किस प्रकार अपने निचले व्यक्तियों से कार्य करवाना, किस प्रकार सहयोग की भावनाएं उत्पन्न करना, किस प्रकार से समय पर कार्य पूर्ण करना, अंकुश रखना, नियंत्रण रखना, तो एक भविष्य के लिए अच्छे संचालक बन सकते हैं। उसके बाद है प्रभावशाली नियंत्रण। तो प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के पास पर्याप्त अधिकार होने से अपने अधीनस्थों की गलती के लिए दंडात्मक कदम उठाना सरल हो जाता है कि जो भी प्रत्येक स्तर के कर्मचारी हैं उनके नीचे कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके पास निर्णय होता है कि वो अपने हिसाब से जो गलती कर रहे हैं उनको दंड दे सकते हैं, तो जिससे नियंत्रण यानी कि अंकुश करना, कंट्रोल करना सरल हो जाता है, प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद छठा पॉइंट है संवादिता का सर्जन। तो विकेंद्रीकरण में प्रत्येक स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है, वो दूसरे कर्मचारियों को उसमें शामिल करते हैं कि किस प्रकार से निर्णय लेना है। तो जब एक समूह दूसरे समूहों को शामिल करेगा निर्णय लेने में, कार्य करने में, तो उससे भाईचारा उत्पन्न होता है, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, संवादिता सर्जित होती है। और अंत में सीमाएं दी गई है विकेंद्रीकरण की, कुछ सीमाएं भी है, तो जिसमें है कि जब बहुत छोटे पैमाने का व्यवस्था तंत्र की रचना करनी हो तो वहाँ पे उपयोगी साबित नहीं होता है। साथ साथ में कुछ इकाइयाँ इस प्रकार की होती है कि उन्हें अपनी बातें या जो भी जानकारियाँ हैं बहुत ही गुप्त रखनी होती है, तो वहाँ पे विकेंद्रीकरण सफल नहीं होता, विकेंद्रीकरण अपनाया नहीं जाता है। और जहाँ पर बार बार एक प्रकार के ही कार्य करने हों, संकलन का अभाव हो, साथ में भाईचारा न हो, सहयोग न हो, तो ऐसी परिस्थिति में विकेंद्रीकरण ऐसी इकाइयों में असफल भी हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने जैसी होती है। तो यहाँ हमने विकेंद्रीकरण का अर्थ देखा, विकेंद्रीकरण का महत्व देखा और उसकी जो 2-4 सीमाएं हैं या फिर हानियाँ या नुकसान हैं वो भी हमने देखे। तो यहाँ पे आपका ये विकेंद्रीकरण टॉपिक पूरा होता है। उसके बाद अगला टॉपिक अधिकार सौंपना, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।